हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कुछ कन्वर्जेंस के बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, ओरिएंटेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया, हैलोजिनेशन पढ़ लिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया। ये सब सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। यहाँ से कुछ हम लोग एक दो पहले कन्वर्जन देखते हैं और फिर कन्वर्जन के बाद हम लोग एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को किस बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग कुछ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देते हैं, बेंजीन से लाना है आपको, क्या लाना है समझिएगा, आपको बेंजीन से लाना है बेंजाइल क्लोराइड। क्या लाना है? बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। दूसरा, बेंजीन से आपको लाना है पैराक्लोरो टॉलीन। क्या लाना है? बेंजीन से लाना है पैराक्लोरो टॉलीन। थर्ड देखिएगा, थर्ड आपको लाना है बेंजीन से पैराक्लोरो एसीटोफिनॉल। क्या लाना है? बेंजीन से पैराक्लोरो एसीटोफिनॉल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, एक हम लोग देखते हैं बेंजीन टू हम लोग करवा देते हैं आपको बेंजाइल क्लोराइड हो गया। बेंजीन से हम लोग करते हैं पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में बहुत दम नहीं है, बस आपको बेसिक्स प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, बेंजीन का ओरिएंटेशन क्या होता है, बेंजीन का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ओरिएंटेशन की जब कभी भी हम लोग बात करते हैं तो ओरिएंटेशन में दो केस हम लोग देखते हैं कि बेंजीन के साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। अगर बेंजीन के साथ एक्सेप्टर लगा है, जिसको कि हम लोग डीएक्टिवेटर भी बोलते हैं, तो उस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करेगा। और अगर बेंजीन में अगर आपका डोनर लगा हुआ है, मतलब अगर आपका एक्टिवेटर लगा हुआ है, तो हम लोग का उस केस में इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, जिसमें पैरा वाला मेजर होगा और ऑर्थो वाला माइनर होगा। ये हम लोगों ने बेसिक्स में पढ़ रखा है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड। सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग का क्या बोला? बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड। अगर आप ध्यान से देखिएगा, क्या लाना है समझिएगा, हम लोग को लाना है बेंजीन से लाना है बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है। तो बेंजीन से जो अटैच कार्बन होता है उसको हम लोग बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो बेंजीन से कार्बन को अटैच कर दीजिए और उस कार्बन से जब क्लोरीन अटैच होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। और इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन। तो कन्वर्ट करना है बेंजीन से बेंजाइल क्लोराइड में। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो सबसे पहले बेंजीन में हम लोग को क्या लाना पड़ेगा? तो एक कार्बन लाना पड़ेगा और एक कार्बन लाने के लिए आपको एल्काइलेशन करवाना पड़ेगा। तो अल्काइल ग्रुप लाना है और अल्काइल में एक कार्बन लाना है। तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देंगे। तो फ्रिडल-क्राफ्ट में हम लोग 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमको एक ही कार्बन लाना है, तो CH3Cl और अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। अब बताइए मेरा अनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, CH3 पे प्लस और Cl पे माइनस। हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो कार्बोकैटायन बनता है वो रीअरेंजमेंट करेगा, बट बाबू यहाँ पर एक ही कार्बन है, ये बेचारा रीअरेंजमेंट करके भी कुछ खास नहीं करेगा, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है।
तो बताओ जैसे ये CH3+ बना, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे अटैक करना है। हम ओरिएंटेशन कब देखते थे? जब मेरा बेंजीन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता था। यहाँ तो मेरा खाली प्लॉट है जी बेंजीन का, यहाँ तो इस इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन पे कहीं भी अटैक करवा सकते हैं। हम ऑर्थो, पैरा या मेटा तब देखेंगे जब बेंजीन के साथ ऑलरेडी कोई ग्रुप अटैच रहेगा, यानी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में हम लोग ओरिएंटेशन देखते थे। यहाँ तो बेंजीन खाली, अपना इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच, यहाँ अटैच, यहाँ अटैच, या बेंजीन के 6 कार्बन में से किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकता है। क्लियर? अब यहाँ से आप बताओ, तो यहाँ पे मेरा CH3 अटैक जो होगा वो आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉलीन। इसको हम लोग का नाम क्या जानते हैं? टॉलीन जानते हैं, ये हम लोग को पता है। अब हमको एक चीज बताओ कि हम लोग को क्लोरीन कहाँ लाना है? बेंजीन के कार्बन पे लाना है या बेंजीन से अटैच जो कार्बन है उस पे लाना है? तो आप बोलोगे सर बेंजीन से अटैच जो कार्बन है उस पे लाना है। तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा या हैलोजिनेशन रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक का। तो आप बोलोगे सर बेंजीन के कार्बन पे अगर लाना होता है तो हम लोग को लाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन बेंजीन से अटैच कार्बन यानी बेंजाइलिक कार्बन पे लाना है तब हम लोगों को करवाना पड़ेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल के लिए हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे क्लोरीन अगर लाना है तो हम लोग सीधा कर देंगे Cl2 और सनलाइट यानी Hν, या यहाँ पर हम लोग सनलाइट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सनलाइट लिख देंगे। तो बताइए यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा? ये क्लोरीन इसी कार्बन पे जाएगा और मेरा बन जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, जो हमको चाहिए CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है बाबू। हम लोगों ने क्या किया, फिर से एक बार देखो। सबसे पहले हम लोगों को कन्वर्ट करना था बेंजीन से लेके बेंजाइल क्लोराइड तक, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम लोग को पता है। बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। क्लोरोबेंजीन कहने का मतलब बेंजीन के साथ Cl होगा और बेंजाइल क्लोराइड मतलब बेंजीन के साथ कार्बन और उसके साथ Cl होगा। ये क्लियर? अब हमको ये बताओ सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन है, यहाँ पर एक कार्बन लाना होगा पहले, तब क्लोरीन अटैच करना पड़ेगा। तो कार्बन लाने के लिए बेंजीन पे हम लोग जानते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने CH3 एक ही कार्बन लाया, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और अनहाइड्रस Cl3 की बात कर रही है। अब बताइए अगर हम बात करेंगे तो ये CH3 इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, मेरा बन जाएगा टॉलीन। अब हमको यहाँ पर क्लोरीन लाना है। जब यहाँ क्लोरीन लाना होता है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सनलाइट वाला, और जब बेंजीन के कार्बन पे लाना होता है तब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब Cl2 और FeCl3 वाला। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग को क्लोरीन लाना था, सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करवा दिए? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दिए। क्या करवा दिए? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दिए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नोट डाउन कर लीजिए इसके फर्स्ट वाले को। मे भी बहुत बच्चे से अब ये क्वेश्चन सब बन भी जाएगा, आराम से आप बनाओ, फिर हम सब सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। पहले नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए इसको लिखने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको बेंजीन से लाना है पैराक्लोरोटॉलीन। बेंजीन से लाना है पैराक्लोरोटॉलीन। बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन, ऐसा भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। बार बार ऐसा क्वेश्चन करने का मेरा मोटो ये है कि एक बार आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हैलोजिनेशन में फ्री रेडिकल कैसे होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कैसे होता है, ओरिएंटेशन कब देखते हैं, रिएक्टिविटी कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, क्योंकि इसी सब पे आपका कन्वर्जन अब बनेगा। ये सब फोरेवर हो जाएगा। ये आप जब कभी भी ऑर्गेनिक का कन्वर्जन बनाओगे इस सब का बेसिक रूल्स का यूज होना ही होना है। अगर हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन से पैराक्लोरोटॉलीन। तो पहले हम लोग बेंजीन बना दिए और बेंजीन से लाना है पैराक्लोरोटॉलीन। तो पहले टॉलीन बना दो और पैरा पे क्लोरो तो यहाँ पर बना दिए। इसका नाम हो गया क्या? पैराक्लोरोटॉलीन। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले हम लोग को बेंजीन से क्या लाना पड़ेगा। अब आप एक चीज समझिएगा, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो, अगर आप क्लोरीनेशन भी करवाते हो तो भी मेरा ये नेचर में डोनर ओरिएंटेशन के टाइम में तो पैरा पे चला जाएगा मेरा CH3, और अगर पहले अल्काइलेशन करवाते हो तो ये भी नेचर में डोनर, तो इसको भी हम लोग को पैरा पे भेजना पड़ेगा। ये दोनों डोनर है तो आप जो डोनर करवा दो वो बात एक ही है। हम लोग पहले अगर अल्काइलेशन करवा देंगे, अगर हम लोग पहले अल्काइलेशन करवा देंगे तो CH3Cl
और अनहाइड्रस AlCl3। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब पूछेंगे बाबू इसमें रीअरेंजमेंट होता है या नहीं होता है? हम बोलेंगे बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे हम लोग ले आएंगे क्या? टॉलीन आ गया अपना, ये मेरा CH3 और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉलीन बोलते हैं। ठीक है। अब टॉलीन के बाद हम लोग को लाना क्या है? पैरा पे क्लोरीन। तो बेंजीन के कार्बन पे क्लोरीन लाना है। तो इस बार फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? यहाँ अगर तुम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हो तो क्लोरीन आपका इस कार्बन पे ऐड होगा, और अगर यहाँ पर अगर आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो तो क्लोरीन आपका इसके अकॉर्डिंग बेंजीन पे ऐड होगा। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग मतलब ये ग्रुप कौन सा है वो पहचानेंगे। तो ये ग्रुप हमको दिख रहा है दूर से ही डोनर, डोनर मतलब एक्टिवेटर, एक्टिवेटर मतलब ऑर्थो और पैरा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्थो और पैरा पे अपना हेलोजन को अटैक करवाना है। क्योंकि पैरा पे अटैक करवाना है तो इस बार हम लोग यहाँ पर Cl2 और FeCl3 ले लेंगे। अब ये मेरा हो गया क्या? हेलोजिनेशन में कौन सा हेलोजिनेशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बताओ यार ये क्लोरीन को हमको बेंजीन पे अटैक कराना है और बेंजीन के CH3 के अकॉर्डिंग अटैक कराना होगा। तो CH3 नेचर में होता है डोनर, यानी इसको हम लोग बोलेंगे एक्टिवेटर, और एक्टिवेटर होता है तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर होता है। तो ये क्लोरीन आपका इस CH3 के अकॉर्डिंग पैरा पे मेजर देगा, और हमको चाहिए भी पैरा क्लोरोटोलीन। तो हम लोग का यहाँ पर सीधा बन जाएगा क्या? तो ऊपर CH3 है और इसके अकॉर्डिंग पैरा पे नीचे, तो नीचे क्लोरीन आ जाएगा और ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहता है वो समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बेंजीन से लाना है आपको पैराक्लोरो एसीटोफिनॉल। क्या बोल रहा है? पैराक्लोरो एसीटोफिनॉल। देखते हैं क्या होता है। बेंजीन से लाना है आपको पैराक्लोरो एसीटोफिनॉल। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं बेंजीन से, हम लोग ऊपर बिठा दे और इसका स्ट्रक्चर बनाए। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये हो गया मेरा बेंजीन, और लाना है पैराक्लोरो एसीटोफिनॉल। एसीटोफिनॉल कहने का मतलब होता है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये एसीटोफिनॉल है, और पैरा पे क्लोरो है तो ये पैरा पे क्लोरो हो गया। इसी का नाम होता है क्या? पैराक्लोरो एसीटोफिनॉल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि बेंजीन से लाना है आपको ये ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप ये बताओ हमको, अगर आप बेंजीन में पहले इस ग्रुप को लाने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? कौन सा रिएक्शन? आपने पढ़ा है जब कभी भी आपका एसाइल ग्रुप लाना होगा तो हम लोगों ने पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हम लोगों ने पढ़ रखा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये है कि वो यार रीअरेंजमेंट नहीं करता है, वो रीअरेंजमेंट नहीं करता है। तो हम लोग सबसे पहले अगर आप बताओ ये जो ग्रुप है ये ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है? आप बोलोगे सर एक्सेप्टर है, ऑब्वियस सी बात है, ये पाई बॉन्ड इधर खींचेगा तब ये पाई बॉन्ड O पे जाएगा। जिस किसी भी कंपाउंड के पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है और वो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है वो ग्रुप एक्सेप्टर ही होगा, और एक्सेप्टर मतलब डीएक्टिवेटर है। डीएक्टिवेटर का ओरिएंटेशन मेटा पे जाता है। तो पहले अगर हम लोग एसाइलेशन करवा देंगे तो हम मजबूर हो जाएंगे बाबू मेटा पे क्लोरीन लाने के लिए, और हम लोग को पैरा पे क्लोरीन लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पहले एसाइलेशन करवाते हैं तो पैरा पे क्लोरीनेशन नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि पैरा पे क्लोरीन होने के लिए यहाँ पे जो ग्रुप है वो मेरा एक्टिवेटर होना चाहिए, जबकि ये ग्रुप मेरा डीएक्टिवेटर है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आप बताइए, तो आप तो महा संकट है फंस गए कि सर पहले एसाइलेशन करवा नहीं सकते। तो हम बोले यार कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई कसम थोड़ी खाए हुए हैं कि आपको पहले एसाइलेशन ही करवाना है। कसम हम ये खाए हुए हैं कि प्रोडक्ट हमको यही लाना है।
पहले आप एसाइलेशन करवाओ कि पहले क्लोरीनेशन करवाओ, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? अब बताओ, अगर बेंजीन पे पहले आप हैलोजिनेशन करवा के क्लोरीन ले आओगे, और क्लोरीन यानी हैलोजन के टाइम में हम लोग ओरिएंटेशन देखे थे, ये प्लस एम की तरह काम करता है, तो ये डोनर की तरह हो जाएगा, और पहले क्लोरीन आ जाएगा तो ये डोनर, डोनर मतलब एक्टिवेटर, एक्टिवेटर मतलब ऑर्थो या पैरा, और यहाँ इसके अकॉर्डिंग पैरा पे ही है मेरा एसाइलेशन यानी एसिटोफिनॉन वाला ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप। तो अगर पहले हम लोग एसाइलेशन करवाते हैं तब हम लोग पैरा पे क्लोरीन नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर पहले हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं तब हम लोग पैरा पे एसाइलेशन करवा सकते हैं। तो बहुत आसान यार, पहले क्लोरीनेशन ही करवा देते हैं और देन एसाइलेशन करवाएंगे। कोई कसम हम लोग नहीं खाए हैं कि पहले एसाइलेशन ही करवाना है। एसाइलेशन करवाने से हम लोग का प्रोडक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ में आ रहा है? क्योंकि एसाइलेशन होने से ये ग्रुप एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर मतलब बेटा डायरेक्टर, और हमको लाना है पैरा पे। तो हम लोग इसीलिए क्या किए, पहले क्लोरीनेशन करवाएं। तो हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, बहुत आसानी से समझिएगा। अगर हम इसके प्रोडक्ट को समझेंगे तो आप समझना, ये मेरा हो गया बेंजीन। अब बेंजीन के कार्बन पे क्लोरीन लाना है, तो बताओ यहाँ पर फ्री रेडिकल वाला, सनलाइट वाला चलेगा या Cl2FeCl3 वाला चलेगा? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस ही बात है, इतने बार आप बोल लिए हैं Cl2FeCl3 पे चलेगा, तो हम लोग यहाँ पर कर दिए क्या, Cl2FeCl3। तो यहाँ से जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा, ये मेरा आगे बनेगा क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरीन यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो प्रोडक्ट के हिसाब से तो क्लोरीन हम नीचे लगा देंगे। क्या इसको हम लोग क्लोरोबेंजीन नहीं बोलेंगे? और जिस किसी को भी नहीं लग रहा है कि सर ये क्लोरोबेंजीन नहीं हुआ, तो यार पढ़ना आपका बेकार है, ठीक है? तो इसका नाम हो जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, आपको पता है क्लोरोबेंजीन और बेंजाइल क्लोराइड अलग अलग होता है। ये होगा मेरा बेंजाइल क्लोराइड, आपको पता है। बेंजीन के साथ कार्बन और उसके साथ Cl, इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। बार बार लिख रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन में। और बेंजीन के साथ जब डायरेक्ट अटैच होता है Cl, तो ये होता है मेरा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्लियर? ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे, और ये होता है मेरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दोनों में क्लोरीन आएगा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन आने के लिए फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्लोरीन लाने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक हैलोजिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ये ग्रुप आ गया। अब ये जो ग्रुप Cl है वो मेरा प्लस M है। प्लस M है मतलब डोनर है, डोनर है मतलब एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर है मतलब ऑर्थो और पैरा है। नहीं आया समझ में? आपने पढ़ा है कि अगर यहाँ पे क्लोरीन, जब कभी भी हम लोग ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो बाबू आप ये चीज बताओ कि अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो हैलोजन का केस में, हैलोजन के केस में जब हम लोग ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो हैलोजन मेरा प्लस M की तरह ये करता है, और अगर प्लस M की तरह बिहेव करेगा तो प्लस M कहने का मतलब डोनर हो गया, डोनर कहने का मतलब एक्टिवेटर हो गया, और एक्टिवेटर का ओरिएंटेशन ऑर्थो और पैरा पे जाता है, और हमको इसके अकॉर्डिंग पैरा पे जाना पड़ेगा, और हमको इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग पैरा पे ही जाना है। तो पैरा पे जाना है तो मेरा काम बन गया। अब हमको ये ग्रुप लाना है तो एसाइलेशन करवा देंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड COCl, और यहाँ पर अनहाइड्रस AlCl3। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पहले जब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होता था तो बोलते थे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जब कभी भी करवाएंगे तो अल्काइल ग्रुप अटैच होगा जो कि डोनर होता है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जब कभी भी करवाएंगे तो एसाइल ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप यानी एक्सेप्टर जो कि डीएक्टिवेटर होता है। तो एल्काइलेशन करवाएंगे तो ऑर्थो पैरा, एसाइलेशन करवाएंगे तो मेटा। ये बात क्लियर है? तो बताओ यहाँ से हम लोग जाएंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग अटैक करेगा। अगर बेंजीन खाली होता तब तो ये ग्रुप कहीं भी अटैच कर जाता, लेकिन क्या ये बेंजीन खाली है? नहीं, ये मेरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ये मेरा हैलोएरीन है। तो इस हैलोजन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, और हैलोजन का बिहेवियर होता है डोनर, डोनर मतलब एक्टिवेटर, एक्टिवेटर मतलब ऑर्थो पैरा, और हमको इसके अकॉर्डिंग पैरा पे जाना है, मतलब यहाँ पे प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पैरा पे अटैक करेगा। तो बताइए इससे आसान क्या होगा बाबू? नीचे क्लोरीन है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ग्रुप लग गया। इसी को हम लोग बोलेंगे पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन।
फिनॉन, इससे आसान प्रोडक्ट क्या बन सकता है। तो आपको नो डाउट खूब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बस आप पीछे का कॉन्सेप्ट रिपीट करते रहो, रिवीजन करते रहिए, तो आपको आगे का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत टफ नहीं लगेगा, क्योंकि अब एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इजी हो जाता है। मेन कॉन्सेप्ट हमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, SN1, SN2 ये सब बताने में टाइम लगा, लेकिन आगे अब हमको बताने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरा बेस अब तैयार हो रहा है और अच्छा खासा बेस अब तैयार हो गया है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है, बेंजीन से पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन। क्या लाना है? बेंजीन से पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन। आसान है, आपको दिख रहा होगा कैसे लाना है। बस आप पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लें, ठीक है। अब काम हम लोग का है बस स्ट्रक्चर बना लेना। स्ट्रक्चर अगर आपका बन जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बेंजीन से पैरा नाइट्रो इथाइल बेंजीन की, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता है। यहाँ से लाना है पैरा पे नाइट्रो और इथाइल बेंजीन। तो पहले आप इथाइल बेंजीन ले आओ। इथाइल बेंजीन मतलब CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, ठीक है। और पैरा पे नाइट्रो मतलब पैरा पे आप NO2 ले आओ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट हमको लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये मेरा बेंजीन हो गया। बताइए, पहले अगर हम लोग नाइट्रेशन करवा लेते हैं, पहले अगर हम लोग नाइट्रेशन करवा लेते हैं, तब तो क्या होगा, ये NO2 ग्रुप तो हम लोग जानते हैं यार डीएक्टिवेटर होता है, और डीएक्टिवेटर होगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर, तो हम लोग बोलेंगे मेटा डायरेक्टर। इसके अकॉर्डिंग मेटा तो ये होगा या ये होगा, हमको लाना है पैरा पे, तो हम लोग पहले नाइट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। और वैसे भी जब हम लोग पिछले क्लास में लिमिटेशन ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन पढ़े थे, जब हम लोग लिमिटेशन पढ़े थे, तो अगर हम लोग नाइट्रेशन करवा देते हैं बेंजीन पे, तब हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं लगा पाएंगे। बात समझ में आ रहा है? या एसाइलेशन नहीं लगवा पाएंगे। नहीं आ रहा है बात समझ में? अगर आप पहले नाइट्रेशन करवा देते हैं तो हम लोग एल्काइलेशन नहीं करवा पाएंगे। हम लोगों ने लिमिटेशन में पढ़ा था कि अगर बेंजीन ग्रुप अगर ऑक्यूपाई कर रहा है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर को, तो उस केस में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन काम नहीं करेगा। तो हम लोग को यहाँ लाना भी नहीं है, बेकार का चीज़ था ये। बस हम बता दिए, एक बार आपको रिवीजन करवा दिए कि वापस ये चीज़ हम लोग एक बार हम लोग पढ़े थे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, तो अगर हम लोग पहले नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये ग्रुप पैरा पे है, इसके अकॉर्डिंग हमको मेटा पे जाना पड़ जाएगा। तो ये ग्रुप मेरा क्या है, तो डीएक्टिवेटर है। ये ग्रुप मेरा क्या है, डीएक्टिवेटर है। और ये ग्रुप मेरा क्या है, एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर है। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग पहले एक्टिवेटर करवाएंगे तो हम लोग को पैरा पे जाने का चांस बढ़ गया, लेकिन पहले डीएक्टिवेटर करवाएंगे तो डीएक्टिवेटर से तो मेटा पे जाते हैं, पैरा पे नहीं जाएंगे। तो हम लोग पहले, आप बताओ, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला कि पहले आप अल्काइलेशन करवाओगे या नाइट्रेशन करवाओगे। नाइट्रेशन कराने से मेटा पे जाना पड़ेगा, जो कि पैरा पे हमको जाना है, तो गलती हो जाएगा। अल्काइलेशन कराने से ग्रुप भी डोनर है और पैरा पे भी जाना है, दोनों काम बन जाएगा। तो मेरा काम पहला क्या होगा, एल्काइलेशन करवाना। तो हम लोग यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में क्या लेंगे, 2 कार्बन, तो यहाँ पर ले लेंगे इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से Cl बॉन्ड टूटेगा Ck+, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हो पाती तो रीअरेंजमेंट करते या नहीं करते, हम बोलेंगे बिल्कुल करेंगे यार। जब कभी भी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करेंगे तो रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो बताओ, यहाँ से हम लोग सीधा कर देंगे, ये ग्रुप पे कार्बन, ये कार्बन को जोड़ दो, तो मेरा बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और ये बन गया मेरा इथाइल बेंजीन।
ये मेरा बन गया इथाइल बेंजीन। अब आप एक चीज और समझिएगा, जैसे ही मेरा ये ग्रुप बना, ये ग्रुप मेरा नेचर में डोनर या एक्सेप्टर, आप बोलोगे डोनर, एक्टिवेटर या डीएक्टिवेटर, आप बोलोगे सर एक्टिवेटर, हम बोलेंगे ओरिएंटेशन में ऑर्थो पैरा या मेटा, हम बोलेंगे ऑर्थो और पैरा, ठीक है, ऑर्थो प्लस पैरा। और हमको लाना है पैरा पे क्या, NO2। अब हम लोग क्या करवा देंगे, नाइट्रेशन करवा देंगे, यानी यहाँ पर करवाते हैं कॉम, लिखेंगे क्या HNO3, फिर लिखेंगे कॉम, फिर लिखेंगे क्या H2SO4। और ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो नाइट्रेशन का नाम देते हैं। और अब इसके अकॉर्डिंग NO2 ग्रुप जुड़ेगा, ये ग्रुप है डोनर, डोनर मतलब एक्टिवेटर, एक्टिवेटर मतलब ऑर्थो या पैरा, पैरा वाला मेजर, पैरा पे ही लाना है, हम लोगों को कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर मेरा इथाइल है जो कि CH2CH3 होता है, और नीचे मेरा NO2 है, ये मेरा प्रोडक्ट, यही मेरा मेजर, और ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। चलिए, तो हम लोगों ने बेसिक चीज पकड़ा, और ये सब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि कहाँ पर हैलोजिनेशन करवाएंगे, कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कैसे हम लोग समझेंगे डीएक्टिवेटर है, कैसे समझेंगे एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर है तो ऑर्थो पैरा जाएगा, डीएक्टिवेटर है तो मेटा जाएगा। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को हम लोग इंडिविजुअली डॉट क्लियर कर रहे हैं। आप 5 से 7 मिनट आराम से बस देखो कि हम क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप समझिएगा। सबसे बेसिक चीज अगर आप देखिएगा, जब कभी भी आपको ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन पूरा खाली है, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो आप इसके बेंजीन पे कुछ भी लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। जैसे अगर आपको क्लोरीन लगाना है तो हम लोग सीधा लेंगे Cl2, और बेंजीन के कारण पे लाना है, इसीलिए FeCl3, तो हम लोग आ जाएगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम लोग को बेंजीन है, अगर हम लोग को नाइट्रेशन लाना है तो कॉन्क HNO3, कॉन्क H2SO4, तो यहाँ पर आ जाएगा NO2। अब ये ग्रुप हो गया मेरा डीएक्टिवेटर, और ये ग्रुप हो गया मेरा एक्टिवेटर। अब आपको क्या दिक्कत है, आगे जब आप कुछ बेंजीन पे लाना पड़ेगा तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पर बेंजीन पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, लेकिन अब यहाँ बेंजीन हो गया सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, तो अब आपको इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ये क्लोरीन आपको क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे कहाँ अटैक करवाना है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पर NO2 को आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग कॉन्क HNO3 और H2SO4 करवाते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग क्लोरीनेशन करवाते हैं, तो बताओ यहाँ पे अगर हम लोग करवाते हैं नाइट्रेशन, मान लीजिए कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4 ये, और यहाँ पे लाते हैं Cl2 और FeCl3। अब दोनों में प्रोडक्ट क्या होगा बताइए, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर NO2 है। क्लोरीन है तब नाइट्रेशन करवा रहे हैं, और नाइट्रो ग्रुप है तो क्लोरीनेशन करवा रहे हैं। तो ये जो होता है ये मेरा हैलोजिनेशन है इलेक्ट्रोफिलिक वाला, ठीक है, और ये मेरा नाइट्रेशन है। अब जो नाइट्रेशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। क्लोरीन मेरा नेचर में एक्टिवेटर, एक्टिवेटर मतलब डोनर, डोनर मतलब ऑर्थो और पैरा, तो पैरा पे हमको NO2 जाना पड़ेगा, तो इस बार बन जाएगा मेरा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और इस बार NO2 यहाँ पे है, यानी डीएक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर मतलब एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब मेटा डायरेक्टर, तो इस बार क्लोरीन इसके मेटा पे जाएगा, तो इस बार बन जाएगा मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। बात समझ में आ रहा है। एक चीज और समझिएगा, अगर मान लो यहाँ पर CH3 है और हमको क्लोरीन यहाँ लाना है, क्लोरीन हमको यहाँ लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Cl2 और H करवाएंगे सनलाइट। बस ये बाबू याद रखना, यहाँ पर बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, स्टार लगा दो। जब कार्बन बेंजीन से बाहर वाले कार्बन पे क्लोरीन लाना है तो हम लोग यहाँ पर सनलाइट करवाएंगे, और ये पूरा होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल, तो यहाँ से बन जाएगा मेरा बेंजाइल क्लोराइड, अभी हम क्वेश्चन भी इस पे बताए थे। और जब हमको क्लोरीन बेंजीन पे लाना है तब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग करवाएंगे Cl2
और FeCl3। अब ये क्लोरीन बेंजीन में जाएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये CH3 है नेचर में डोनर, डोनर मतलब एक्टिवेटर, तो ऑर्थो और पैरा, पैरा से मेरा मेजर, तो आ जाएगा इस बार क्या? पैरा क्लोरोटोनिन। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर हम लोग के पास बेंजीन है और यहाँ पर हम लोग इथाइल बेंजीन लगा दिया, और अब यहाँ पे हम लोग करवाते हैं Cl2, एक करवाते हैं हम लोग Cl2H और एक करवाते हैं हम लोग Cl2FeCl3। ठीक है, अब आप एक चीज बताना, ये मेरा हो गया फ्री रेडिकल वाला, ये हो गया मेरा फ्री रेडिकल वाला, और ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोफिलिक वाला। तो बताइए ये जो क्लोरीन अटैच होगा वो मोर स्टेबल पे बनेगा, तो क्लोरीन जो मोर स्टेबल बनेगा तो क्या इस कार्बन पे जो करवाएंगे तो ये मोर स्टेबल होगा, या इस कार्बन पे करवाएंगे वो मोर स्टेबल होगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर जब कार्बन पे करवाओगे तो ये पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो जाएगा और रेजोनेंस हो जाएगा, इस कारण से यहाँ पे करवाना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो क्लोरीन जो आपका अटैच होगा वो आपका इस कार्बन पे होगा, जो आपका टर्मिनल पे है वो, या जो इंटरनल कार्बन है वो इस पे होगा, तो हम बोलेंगे इंटरनल कार्बन पे होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या बनेगा प्रोडक्ट वो समझिएगा, तो हम लोग लिखेंगे C, यहाँ पर Cl और सिंगल बॉन्ड C, और जब आप यहाँ पर करवाओगे तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो समझिएगा। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इथाइल मेरा नेचर में डोनर, तो यहाँ पर तो CH2CH3 होगा ही, और यहाँ पर पैरा पे क्लोरीन होगा। बात समझ में आ रहा है? पहले आप इसको एक एक करके नोट डाउन कीजिए। यहाँ एक बार आप इसको करवाए तो ये बना, एक बार आप इसको करवाए तो ये बना। ठीक है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करता है बच्चा को, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। अब समझिएगा, अब हम कंफ्यूजन आपको थोड़ा दूर करते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन हम आपको दूर करेंगे। क्या होता है समझिएगा, हमने क्या पढ़ा कि जब कभी भी आप C सिंगल बॉन्ड C लेते हैं और यहाँ पे जब करवाओगे Cl2 और H यानी फ्री रेडिकल वाला, तो ये क्लोरीन उस कार्बन पे जाएगा जो मोर स्टेबल कार्बन होगा, तो ये यहाँ पर ये कार्बन जाएगा तो ये मोर स्टेबल होगा, तो प्रोडक्ट बनेगा C सिंगल बॉन्ड C Cl। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बेंजीन और यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C लेते हैं और फिर हम लोग लेते हैं Cl2 और H, तो यहाँ पर आप किस कार्बन पे जाएगा, या इंटरनल वाले कार्बन पे? अभी हमने बताया इंटरनल वाले कार्बन पे। रीजन है कि जब यहाँ करवाएंगे इस पाई के साथ कंजुगेशन, और फ्री रेडिकल भी तो पाई के साथ जब कंजुगेशन करेगा तो मोर स्टेबल बनेगा बाबू। तो यहाँ बताओ यार ये Cl जब होगा तो इस कार्बन पे अटैच करना ज्यादा आसान है, इस कार्बन पे हम बोलेंगे जो मोर स्टेबल कार्बन होगा उस पे, तो मोर स्टेबल कार्बन बीच वाला ना, तो हम लोग ले आएंगे और बन जाएगा मेरा ये C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर हो जाएगा Cl। और जब एक ही कार्बन हुआ करता था, जब मेरा एक ही कार्बन हुआ करता था तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था, यहाँ पर आप करवाओगे एक ही कार्बन है वहीं पे करवाना पड़ेगा, और यहीं पर तो मेरा पाई के साथ कंजुगेशन, तो यहाँ पर CH2 और Cl हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी आपको करवाना पड़ेगा तो मोर स्टेबल पे करवाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप यहाँ पर करवा रहे हो और यहाँ पर आप C सिंगल बॉन्ड C लिए और हम लोग यहाँ पर Cl2 और H करवा दिए और प्रोडक्ट में हम लोग लिख दिए C सिंगल बॉन्ड Cl। ये जैसे ही लिखोगे तो हो जाएगा गलत। ये जो आप लिखोगे Cl2H इस कार्बन पे तो हो जाएगा गलत। रीजन है यार ये मेरा बहुत लेस स्टेबल कार्बन है और इस कार्बन पे करवाएंगे तो ये मेरा मोर स्टेबल कार्बन होगा, इसलिए क्लोरीन हम लोग हमेशा यहाँ से हम लोग करवाएंगे ये मेरा Cl2 और H तो हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो ये मेरा C, ये C और ये Cl और ये मेरा हो जाएगा सही। क्लियर? इसको आप नोट डाउन कीजिए पहले। अब होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद एलिमिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं एलिमिनेशन और एडिशन रिएक्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है और कब हम लोग एलिमिनेशन लगाएंगे और कब हम लोग एडिशन लगवाएंगे, दोनों में प्रोडक्ट क्या क्या बनता है,
कैसे कैसे बनेगा वो आप समझिएगा, और फिर अगले क्लास में हम लोग एलिमिनेशन के टाइप्स, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट सारा बता देंगे। आज हम बस इंट्रोडक्शन जानते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में और एडिशन रिएक्शन के बारे में, समझिएगा। अगर हम लोग बोले एडिशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है बाबू कि हम लोग उसमें कुछ ऐड करेंगे, और एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोग नाम से ही क्लियर है कि हम लोग उसमें कुछ हटाएंगे, एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने 3 रिएक्शन देखा था, हम लोगों ने 3 रिएक्शन देखा था। एक हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि हम लोग खूब अच्छे से पढ़ लिए। एक होता है मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एक होता है हम लोग का एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहने का मतलब कोई एक ग्रुप हटाओ और उसके जगह पे कोई नया एटम और ग्रुप को जोड़ो, ठीक है। जैसे हम लोग लेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl, और यहाँ पे हम लोग C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH कर देंगे, तो ये क्लोरीन हटा और इस क्लोरीन के जगह पे OH आया, तो ये हो गया मेरा क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कैसे हुआ, ये हम लोग बात की बात है, कैसे हुआ ये बात की बात है। बस हम लोग अभी इंट्रोडक्शन जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है इस तीनों में। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या देखा कि हम लोग कोई एक ग्रुप को हटाएंगे और उसके जगह पे कोई नया ग्रुप जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये क्लोरीन हट रहा है और क्लोरीन के जगह पे OH आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ही होता है बाबू कि कोई एक एटम और ग्रुप को हटाओ और उसके जगह पे कोई नया एटम और ग्रुप को लाओ। तो कोई नया ना ही ऐड हुआ ना ही कुछ हटा, बस एक हटा तो उसके जगह पे कुछ नया आ गया, तो हम लोग इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नाम आता है एलिमिनेशन और फिर एडिशन रिएक्शन का। तो जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, जब हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो आप समझिएगा क्या होता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में से मान लो यहाँ पर A लेते हैं और यहाँ पर B लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में कि 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है। कोई रिएजेंट लेंगे, कुछ भी ऐसा रिएजेंट जो हम आगे पढ़ेंगे रिएजेंट के बारे में, इसके रिएजेंट के बारे में कि एलिमिनेशन में कौन सा रिएजेंट काम करता है, टेम्परेचर हाई होता है या लो होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो ये सब सारा केस हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि रिएजेंट जब जो भी लेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन में कुछ सिर्फ एलिमिनेट होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, और 1 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा, 1 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे मान लो ये A अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये B अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल गया। A अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो A प्लस, B इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला तो B माइनस, ये A प्लस और B माइनस मिलके AB, और ये A अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड, तो हम लोग क्या इसको C डबल बॉन्ड C अब प्लस AB नहीं लिख सकते हैं क्या? तो बताओ यहाँ पे हम क्या बोले एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड का टूटना और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्म होना, 2 सिग्मा बॉन्ड का टूटना और एक न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्म होना, और कुछ जो ग्रुप था जो मेरा इसके साथ अटैच था जो यहाँ A और B है वो ग्रुप एलिमिनेट हो गया। अब जो मेरा प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट में क्या मेरा A और B रहा? नहीं रहा। जो A और B हटा उसके जगह पे कुछ नया आया भी, हम बोलेंगे कुछ सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया, कोई एटम और ग्रुप नहीं आया। यहाँ पर सिर्फ एटम और ग्रुप हटता है, यहाँ सिर्फ एटम और ग्रुप एलिमिनेट होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन बाबू नाम ही है कि यहाँ पर सिर्फ एटम और ग्रुप एलिमिनेट होगा। सब्स्टिट्यूशन में कि जो एटम और ग्रुप हटेगा उसके जगह पे कुछ नया आएगा, और एडिशन रिएक्शन में सिर्फ ऐड होगा। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो ये AB मेरा क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? तो हम बोलेंगे यार ये एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम क्या बोले? 2 सिग्मा बॉन्ड का टूटना और एक नए पाई बॉन्ड का 1 न्यू पाई बॉन्ड, 1 न्यू पाई बॉन्ड विल फॉर्म, 1 न्यू पाई बॉन्ड विल फॉर्म। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो ग्रुप से बॉन्ड टूटेगा वो ग्रुप मेरा बाहर निकल जाएगा। तो A और B मेरा बाहर निकल गया। अरे नया पाई बॉन्ड ना आया लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड भी तो टूटा। तो ये सिग्मा बॉन्ड के एलिमिनेशन होने से यहाँ सिर्फ A और B हटा, इसीलिए हम लोग बोले एलिमिनेशन।
यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन में हमेशा दिमाग में रख लेना कि 2 सिग्मा बॉन्ड हमेशा टूटेगा और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड ही बनेगा। प्रोडक्ट हमेशा अनसैचुरेटेड ही बनेगा। अब वो डबल बॉन्ड बने या ट्रिपल बॉन्ड बने उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट अनसैचुरेटेड ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन में क्या देखें कि कोई एक ग्रुप को हटाओ, उसके जगह पे कोई नया ग्रुप को ऐड कर दो, तो ये मेरा हुआ सब्स्टिट्यूट कर दो। ऐड करना मेरा गलत हो जाएगा कहना। कोई एक ग्रुप को हटाओ और उस ग्रुप के जगह पे कोई नया ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन हुआ। इस रिएक्शन को बोले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे कोई 2 ग्रुप मेरा क्या हो रहा है? सिर्फ एलिमिनेट हो रहा है। तो यहाँ एलिमिनेट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बोलेंगे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में जा रहे हैं। तो एलिमिनेशन का ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब कभी प्रोडक्ट बनता है एलिमिनेशन के बेसिस पे, तो प्रोडक्ट हमेशा अनसैचुरेटेड होता है। अल्कीन वाले केस बनता है या अल्काइन वाला केस बनता है तो वो अनसैचुरेटेड ही ना हुआ। तो एलिमिनेशन में ए और बी हट गया तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये बस सिंपल इंट्रोडक्शन हम आपको बता रहे हैं। और यही बात अगर हम लोग एडिशन रिएक्शन की करेंगे तो एडिशन का समझते हैं। अगर हम लोग एडिशन रिएक्शन की बात करें, एडिशन रिएक्शन में एलिमिनेशन का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है समझिएगा। जैसे C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C, हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन रिएक्शन। तो जिस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड टूटा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, सिंपली एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस AB को जोड़ देंगे तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा C सिंगल बॉन्ड C में, एक पर A आ जाएगा, एक पे B आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर ये AB टूटता था और सिंगल डबल में कन्वर्ट, यहाँ पे ये डबल टूटता है और सिंगल में कन्वर्ट। यहाँ एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड ब्रेक and 2 new sigma bond will form। 2 new sigma bond will form। तो यहाँ पर क्या था? 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक एंड 1 न्यू पाई बॉन्ड विल फॉर्म। यहाँ है एक पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर A और B को जोड़ा गया, यहाँ पर कुछ ऐड किया गया है। ये पाई बॉन्ड टूटा और A और B को ऐड किया गया। यहाँ पर A और B को हटाया गया। A और B को हटाना मतलब एलिमिनेशन। यहाँ AB को जोड़ना मतलब एडिशन। तो एडिशन रिजेक्शन तभी होगा जब मेरे पास पाई बॉन्ड होगा, तब ना पाई बॉन्ड टूटेगा और 2 नए सिग्मा बॉन्ड का पॉसिबिलिटी होगा। तो एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम लोग कोरिलेट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन और वाइस वर्सा। एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर हम लोग कोरिलेट करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन में हम लोग एक पाई बॉन्ड तोड़ के 2 नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं और एलिमिनेशन रिएक्शन में 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ के एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर एटम या ग्रुप एलिमिनेट होता है, यहाँ एटम और ग्रुप ऐड होता है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूटेगा तब 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, हटेगा, रिमूव होगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो गया मेरा एडिशन रिएक्शन, ये हो गया मेरा एलिमिनेशन रिएक्शन और ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एलिमिनेशन में भी हम लोग 3 केस पढ़ते हैं, एक E1 रिएक्शन, एक E2 रिएक्शन और एक E1CB रिएक्शन। जैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन में SN1 SN2 पढ़े थे, सिमिलरली यहाँ पर E1 E2 और E1CB पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग E1 E2 और E1CB के बारे में पढ़ेंगे।
सारा कॉन्सेप्ट लगभग SN1 पे ही बेस्ड है, यानी सब्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड है। तो हम लोग एक ही दिन में ये तीनों पढ़ सकते हैं। तो एक क्लास हम लोग को एलिमिनेशन पे लगेगा और एक क्लास हम लोग को एडिशन पे लगेगा। बीच में अगर हम लोग कन्वर्जन कराने लगे तो एक क्लास बढ़ जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग को सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो सारा ज्ञान है, लेकिन एडिशन और एलिमिनेशन के बारे में ये पता चल गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन में दो सिग्मा बॉन्ड टूटेगा और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ ग्रुप बाहर निकलता है मतलब एलिमिनेट होता है। और एडिशन रिएक्शन में एक पाई बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर ग्रुप या एटम ऐड होता है, ऐड हुआ इसलिए एडिशन, हटा इसलिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूट हुआ इसलिए सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो आप इसको पहले इंट्रोडक्शन में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का ये टाइप्स पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए, तो हम लोग खूब अच्छे से आप रिवीजन करो, क्योंकि जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म लगभग अब 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अल्काइल हैलाइड का लगभग 80% पार्ट हम बाबू पढ़ चुके हैं, 20% पार्ट ही बचा हुआ जो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जो 80% पढ़े हैं उसको हम एक बार रिकैप करवा देंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, सारा कुछ बताएंगे। वापस जो वहाँ पढ़ना है वो भी हम आपको बताएंगे, वापस वो लिखवाएंगे भी, लेकिन आपके दिमाग में ये चलेगा अच्छा SN1 सर पढ़े हुए हैं, रेसिमिक मिक्सचर हाँ सर पढ़े हुए हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हाँ सर पढ़े हुए हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, एडिशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है। तो जितना भी है ओरिएंटेशन वाला पार्ट, रिएक्टिविटी वाला पार्ट, ये सब जितना पार्ट है वो सारा हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसीलिए अल्काइल हैलाइड वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक हो जाएगा जो आपका 12th में है, क्योंकि हम लोग का बेस इस पे ही डिपेंड करता है और ये हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। इसीलिए अल्काइल हैलाइड वगैरह में या ऑर्गेनिक आगे भी आपको इस बेस के कारण दिक्कत नहीं होगा। चलिए रिवीजन करिए। थैंक यू।